आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? तुमको तो आएगी ना आवाज? नहीं, आ जाओ। हो गया स्टार्ट? अरे यार, ये आदमी कहाँ अटक गया? बाहर है सब। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? हाँ ठीक है। कहाँ अटक गया था? इसको जाकर चार्जिंग में लगा देना। ठीक, अभी तक आप लोगों की मैपिंग की क्लास हुई है। ठीक है, मैपिंग की क्लास नेक्स्ट क्लास में भी होगी। ठीक है, मैपिंग सिर्फ 2 दिन चलेगा। मैपिंग सिर्फ 2 दिन करवाएंगे, थर्सडे और फ्राइडे। 2 दिन क्या होगी? मैपिंग होगी। सैटरडे को करंट अफेयर्स की क्लास करेंगे और फिर संडे को छुट्टी रहेगी। और जो आपकी थ्योरेटिकल क्लास होगी, थ्योरेटिकल क्लास आपकी 4 दिन होगी। ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार भी आपका थोड़ा थ्योरेटिकल भी होगी और मैपिंग भी होगी। ठीक, मैपिंग से रिलेटेड जो चीज़ें होगी आप वहीं पर उसको नोट करेंगे। साथ में जो उसके नोट्स होंगे वो नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इस वीक में। ठीक है, और मैपिंग हो जाने के बाद ठीक, तो आज हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट को इसका कवर करेंगे। और थ्योरेटिकल पार्ट में सबसे पहले आता है इसका जनरल इंट्रोडक्शन। हेडिंग डालेंगे आप लोग, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। क्योंकि मैंने आपको जब सिलेबस दिखाया था पहली क्लास में, आप लोगों को सिलेबस दिखाया था, उस सिलेबस में मैं आपको बताया था कि इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी 2 पार्ट में बटे रहते हैं। ज्योग्राफी, भूगोल, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। और इस भूगोल के जो पिता है वो किसको कहते हैं? एराथोस्थेनीज को कहते हैं। एराथोस्थेनीज को भूगोल का पिता कहते हैं, फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक, तो इसके अनुसार जो इन्होंने तथ्य दिए थे उसके अनुसार भूगोल क्या हुआ आया। और एराथोस्थेनीज ने जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि जो भौतिक विज्ञान हम लोग पढ़ते हैं किसमें? ज्योग्राफी का। ठीक है, भौतिक ज्योग्राफी बोलते हैं, भौतिकी बोलते हैं ज्योग्राफी में, वो पढ़ते हैं। उसको दिया था किसने? एराथोस्थेनीज ने। यानी कि उसने पर्वत पठारों के बारे में कुछ संज्ञाएं दी थी, कुछ उनके टाइटल्स, टॉपिक्स दिए थे, बस बताया था एक चीज। ठीक, इसके बाद हम लोग जो पढ़ते हैं वो इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी 2 पार्ट में इसको पढ़ेंगे। 2 पार्ट में पढ़ते हुए सबसे पहले इसकी चीजें आती है जो जनरल इंट्रोडक्शन होता है ज्योग्राफी का। ठीक, और ज़्यादातर हमारे सीजीपीएससी के सिलेबस में ये वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर नहीं करता। ठीक, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर नहीं करता, जबकि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम देखते हैं कि वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आते हैं, जैसे
आपका हो गया आपका अर्थ, सोलर सिस्टम, ठीक है, अर्थ, ये सोलर सिस्टम, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट नहीं माने जाते, ठीक है, ये इंडियन टॉपिक के बाहर के टॉपिक माने जाते हैं जिसको हम लोगों को साथ में भी पढ़ना है, ठीक। तो आप लिखना जनरल इंट्रोडक्शन टू इंडिया, ठीक है। वर्ड इंडिया, ये जो वर्ड है ये दिया था ब्रिटिशर्स ने, किसने दिया था? ब्रिटिशर्स ने दिया था 1600 के आसपास, और इन्होंने एक कंपनी बनाई थी जिस कंपनी का नाम था कंपनी ऑफ मर्चेंट फॉर ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडिया, फॉर ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडिया, ये एक कंपनी इन्होंने बनवाई थी, ठीक है। ये कंपनी कहाँ आई थी? इंडिया आई थी। ये कंपनी कहाँ आई? इंडिया आई, और इंडिया आई थी इंडस नदी के, इंडस नदी के पूर्व की ओर जो देश है वहां, जिसे क्या कहा गया? इंडिया कहा गया, ठीक है। ये अगर हम इसको इंडिया मान लो तो ये इंडस नदी है ये, ठीक है। तो ये ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे, यहाँ पर है ब्रिटेन, तो ये ब्रिटेन से इंडस रिवर, ठीक है। तो उनके लिए ये जो एरिया है वो क्या है? ईस्ट है। तो वो इंडस नदी के पूर्व दिशा में जो देश है उस देश में एक व्यापारी कंपनी जा रही थी, इसीलिए उस कंपनी का नाम क्या पड़ा? कंपनी ऑफ मर्चेंट फॉर ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडिया, जो आगे आके उस कंपनी का नाम हम लोग कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक। तो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन ने हमको क्या दिया? ब्रिटिशर्स ने हमको क्या नाम दिया? इंडिया नाम दिया, ठीक है। और जो इंडिया वर्ड है वो इंडस रिवर के कारण हमको मिला। इंडस मतलब सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडस रिवर कहते हैं, ठीक। बट सिर्फ इंडिया का नाम ये नहीं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स होने के बाद 26 जनवरी 1950, कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स होने के बाद, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा इस बात की भी चर्चा हुई कि मतलब संविधान सभा में, संविधान बनाते समय संविधान सभा में इस बात की भी चर्चा हुई कि भारत का नाम ब्रिटिशर्स जो रखे हैं वही रखा जाए या कुछ और रखा जाए, ठीक है। और इस बात के बहस पर कुछ का ये भी कहना था कि हमें इंडिया का नाम बदल, क्योंकि इंडिया नाम ब्रिटिशर्स का है, हमारा नाम तो भारत है, तो भारत होना चाहिए। भारत शब्द या हिंदुस्तान तो हमको भाई अफगानों ने दिया, जो पश्चिम दिशा से हमारे पास आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, इन लोगों ने दिया, ठीक है। अफगानिस्तान, तुर्की, तुर्की, इन लोगों ने दिया। जबकि जो हमारा भारत नाम था ये हमारा भाई आदिकाल से चलता आ रहा हमारा नाम है, तो भारत नाम रखेंगे। बट यहाँ पर दिक्कत ये थी कि ब्रिटिशर्स ने जितने चीजें ट्रेड डील्स की थी, दुनिया हमको जान रही थी, हम जिस नाम से चले थे कुछ सालों में, जो ब्रिटिशर्स हमको लेके आए वो नाम इंडिया से चालू हुआ, इंडिया से प्रचलित हुआ। इसीलिए लोग ज्यादातर पक्ष में आए संविधान सभा में कि हमारा कंट्री का नाम क्या होना चाहिए? इंडिया होना चाहिए। और हमने इस इंडिया को एक्सेप्ट कर लिया नाम को। और हमारा आर्टिकल नंबर 1 संविधान का भी वही कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ इंडिया।
ठीक है, तो वो हमें इंडिया कहता है, साथ में भारत, ये दो शब्द कहता है, पर इंडिया पहले कहता है, इसलिए हमारा नाम इंडिया। ठीक, ये वो नाम थे जो ब्रिटिशर्स ने हमको दिए, इंडिया नाम। ठीक, इसके अलावा भारतवर्ष नाम, भारतवर्ष, यह नाम हमको आर्यों द्वारा दिया गया। ठीक है, एक मैक्स मूलर नाम के वैज्ञानिक रहे, विद्वान रहे। उन्होंने बताया, सब देखिए सभी का अलग अलग मत है कि ये आर्य आए कहाँ से। तो आर्यों के आने से लेकर कई चीजें की विवाद है कि वो आए कहाँ से। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती भारत में अपने बुक सत्यार्थ प्रकाश में बताते हैं कि जो भारतवर्ष है, या सॉरी जो आर्य है, ये कहाँ से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे। कौन कहता है? स्वामी दयानंद सरस्वती अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश में कहते हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसकी किताब है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। उसमें इन्होंने बताया कि जो आर्य है, ये आर्य कहाँ से आए हैं? उत्तरी ध्रुव से। पर ज्यादातर एक आदमी की जो थ्योरी है उसको हम ज्यादातर मानते हैं, उसका नाम है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर, ठीक, ये मैक्स मूलर ने बताया कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग थे। मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग थे, जो कबीलियाई थे। ठीक, इन्हीं आर्यों ने हमें नाम दिया भारत वर्ष नाम दिया। ठीक, अगला नाम हमको मिलता है, जो हमारा नाम आता है वो है हिंदुस्तान। अगला नाम जो हमारा आता है वो आता है हिंदुस्तान। यह नाम हमको फारसियों ने दिया। किसने दिया? फारसियों ने दिया। हमें ऋग्वेद काल में हिंदुस्तान को, ऋग्वेद काल में हिंदुस्तान को आर्यव्रत कहा गया। ठीक है, आर्यव्रत कहा गया। ठीक, ये कुछ नाम थे भारत के। ठीक, अब देखिए विस्तार, भौगोलिक विस्तार देखते हैं, या ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का भौगोलिक विस्तार। तो भौगोलिक विस्तार वो क्षेत्र होता है कि पृथ्वी पर हमारा जो भारत है वो कहाँ पर मौजूद है, यानी कि हमको उसकी लोकेशन बतानी है कि हमें भारत कहाँ पर मिलेगा पृथ्वी में। तो भौगोलिक विस्तार को बताने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। भौगोलिक विस्तार को अगर हमको जानना है भारत का, तो हमें उसके लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक को हम लोग बोलते हैं अक्षांशीय विस्तार या अक्षांश रेखा, अक्षांशीय रेखा, अक्षांशीय विस्तार देखना पड़ेगा, और इसके साथ देखना पड़ेगा देशांतरीय विस्तार। ठीक, अक्षांशीय विस्तार में हम लोग अक्षांश रेखा को पढ़ेंगे, और देशांतरीय विस्तार में हम लोग देशांतर रेखा को पढ़ेंगे। ठीक,
मान लेना ये अर्थ है, ठीक, मान लेना ये अर्थ है। अर्थ का जो शेप है वो एक स्फीयर, एक बॉल की तरह है, बट ये बॉल को ऊपर से किसी ने चिपका दिया है, ठीक है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से, ठीक है, ये पूरा गोल नहीं है, ठीक है, इसको दोनों तरफ से थोड़ा सा चिपका दिया गया है, ठीक, ये पृथ्वी है, और ये इसका उत्तरी ध्रुव कहलाता है, ये उसका दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, यानी कि ये इसका नॉर्थ पोल कहलाता है, ये इसका साउथ पोल कहलाता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहलाता है, ठीक। इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो पैरेलल लाइंस बनी रहती है, इस नॉर्थ और साउथ पोल के जो समानांतर रेखा पृथ्वी पर खींची गई है, ये सब एक काल्पनिक रेखा है। अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, ये सभी एक क्या है, काल्पनिक रेखा है, यानी कि क्या है, एक इमेजिनरी लाइंस है, क्या है, इमेजिनरी लाइंस है, जिसको हम देख नहीं सकते बट महसूस कर सकते हैं, मतलब उसका क्या प्रभाव पड़ता है हम पर, इसको हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इस जो हमने नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाते हुए एक इमेजिनरी लेंस ड्रॉ किया, इसके पैरेलल या समानांतर चलते हुए जो रेखा खींची जाती है, उस रेखा को क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखा पैरेलल होती हैं किसके, ये देखिए कुछ इस तरीके से, इस तरह की जो रेखा खींची जाती है, इस रेखाओं को क्या कहा जाता है, समानांतर, मतलब समानांतर जो ये रेखा खींची गई है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करते हुए, उन दोनों इन लाइंस के जो पैरेलल लाइंस खींची गई है, इस लाइंस को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। देशांतर रेखा को इंग्लिश में बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। ठीक, इसको क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, ठीक। ये वर्टिकल लाइंस जो खींची जाती है उसे हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं, वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल है, सीधा सीधा है, वर्टिकल लाइंस। अब इस वर्टिकल लाइन को बीच से काटती हुई एक रेखा जाती है जो पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटती है, इसे कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कह सकते हैं इसको, या इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं मेडिटेरियन लाइंस या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्योंकि भूमध्य रेखा के पास से गुजरती है, ठीक है, भूमध्य रेखा। इसी को हम इंग्लिश में और भी बोलते हैं इक्वेटर कहते हैं, ठीक। और यही हमारी जो रेखा है, इसको हमने एक आधार रेखा माना है 0 डिग्री। ये 0 डिग्री जो है, जो लाइंस खींची गई है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ये आपका उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ऊपर वाले को हम बोलेंगे नदर्न हेमिस्फीयर,
और नीचे वाले को बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, ये दो भागों में पृथ्वी को बांट देगी। कौन सी लाइंस? 0 डिग्री। और इसी 0 डिग्री के पैरेलल जाते हुए हमने और भी काल्पनिक रेखाएं हम लोगों ने खींची है। ठीक है, जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो ये उत्तर की तरफ होगा, और ये जाएंगे तो ये दक्षिण की तरफ होगा, फिर जाएंगे फिर जाएंगे। तो ऐसी पृथ्वी पर बहुत सारी लाइंस खींची गई हैं। तो ये जो लाइंस है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस गई हुई है, ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या कहा जाता है? अक्षांशीय रेखा या अक्षांश रेखा कहा जाता है। इंग्लिश में बोलेंगे लैटिट्यूड्स या लैटिट्यूडनल लाइंस या लैटिट्यूड्स। ठीक है, और हिंदी में बोलेंगे अक्षांश रेखा। ठीक है, इन दोनों रेखाओं के आधार पर हम पृथ्वी पर मौजूद किसी भी चीज की लोकेशंस बता सकते हैं। अर्थ में कोई भी डेफिनाइट प्लेस पर मौजूद कोई भी चीज की हम लोकेशन जान सकते हैं दोनों की मदद से, जिसे हम क्या कहते हैं? अक्षांशीय रेखा कहते हैं और देशांतरीय रेखा कहते हैं। लैटिट्यूडनल लाइंस एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कहते हैं। ठीक, भारत इस पूरी पृथ्वी में, ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा, ये पूर्व दिशा हुआ, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ। भारत का लोकेशंस पूरी पृथ्वी में उत्तर पूर्व की ओर है, यानी कि भारत मौजूद है कुछ इस तरीके से। ठीक है, भारत इस तरीके से मौजूद है। ठीक, तो हमको भारत की इस लोकेशन का हमको एंगल जानना है, कहां पर है। तो इसके लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि भारत यहां पर कहां पर आएगा, यहां पर कहां पर आएगा, यहां पर कहां पर आएगा और यहां कहां पर आएगा। ये लोकेशन जानने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? अक्षांश रेखा की और देशांतर। अक्षांश और देशांतर दो रेखाओं की यहां पर हम लोगों को जरूरत पड़ेगी। ठीक, दो चीजों की जरूरत पड़ेगी भारत की इस लोकेशन को जानने के लिए। तो पहला हमारा हेडिंग होगा अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखा हेडिंग डालना लैटिट्यूडनल लाइंस। ठीक, अक्षांशीय रेखा। लैटिट्यूडनल लाइंस या अक्षांश रेखा। ठीक, इस बार थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये ठीक, अर्थ को, ये अर्थ हुआ। अभी मैं आपको बताया जो अक्षांश रेखा है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है,
हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। ठीक है, लाइन समझ लेना, इंग्लिश में हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं, तो लेटा हुआ लाइंस, लेटते कैसे, ऐसे हॉरिजॉन्टल होके, तो ये भी लेटा होगा। कई बार लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कौन सी है, लैटिट्यूडनल लाइंस किसे कहते हैं, इसको लेके कंफ्यूज जाते हैं, लैटिट्यूड ऐसे होता है कि ऐसे होता है। तो याद रखना, लैटिट्यूड्स लेटा हुआ है तो लैटिट्यूड या अक्षांश रेखा। ठीक है, तो अक्षांश रेखा समझने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि जो पृथ्वी है, ये आपका पोल्स हो गए, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। ये नॉर्थ और साउथ पोल, इन दोनों को दो अलग अलग भागों में बांटने का काम करती है एक रेखा, जिसको हम क्या कहते हैं, ये होती है इक्वेटर या 0 डिग्री लाइंस। ठीक है, हमने इमेजिन किया कि जो अर्थ है, महसूस भी हम लोग करते हैं इस बात को, सिर्फ इमेजिन ही नहीं, महसूस कर रहे हैं, इस आधार पर भी हमने बनाया। तो अर्थ का जो बीचों बीच एरिया पड़ता है, एकदम बीच में, उसे हमने एक आधार रेखा माना। उस आधार रेखा को हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री लाइंस कहते हैं। ठीक, 0 डिग्री लाइंस कहते हैं। ये लाइन का काम क्या है, ये लाइन का काम है पृथ्वी को दो भागों में, बराबर भागों में बांट देना। ये वाला हुआ नदर्न हेमिस्फीयर और ये हुआ सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये दो भागों में बांट दिया गया। ठीक, अब यहां पर सन कहां पर मौजूद है, ये सन हो गया। ठीक, सन की ये हो गया आपका सन, जो सन रेज हमारे यहाँ आती हैं, ठीक है, पृथ्वी पर आती हैं, कितने मिनट में आती हैं सन रेज पृथ्वी पर, कितने देर में पड़ती हैं, 8000 है, 8 मिनट, ये 500 सेकेंड, कितना मिनट होता है, 8 मिनट, थोड़ा सा और, अब आप लोग डिवाइड करो। ठीक, इतने सेकंड्स में जो सन रेज होती है वो पृथ्वी पर पहुंचती है, यानी कि सन रेज, लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, वो भी स्पीड लगभग 5-8 मिनट लगभग लग जाते हैं पहुंचते हुए पृथ्वी पर। ठीक है, यानी कि 500 सेकंड्स लगते हैं पहुंचने में, कहां पर, पृथ्वी पर। ये सन की जो रेखा, यानी कि ये जो सन रेज है, ये सन रेज, ये पृथ्वी पर पूरी तरीके से नहीं पहुंचती, पृथ्वी पर मौजूद सभी जगहों पर इसकी रिफ्लेक्शंस पहुंचती हैं। ठीक है ना, इसकी रिफ्लेक्शंस पहुंचती है सन रेज की, पूरा सन रेज नहीं पहुंच पाता। तो सन रेज कहां से कहां तक डायरेक्टली पहुंच पाता है, तो सन रेज एक डेफिनाइट स्पेस तक ही पृथ्वी पर पहुंच सकता है, और पृथ्वी की घूमने के कारण हमको ऐसा महसूस होता है कि जो पृथ्वी, मतलब सन हमारे चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, कॉपरनिकस खगोलविद थे, ठीक है, खगोलविद उन्होंने, कॉपरनिकस ने बताया, वैसे तो भारत ने सबसे पहले बताया था कि सूर्य है वो हमारे सौर मंडल का केंद्र है, और पृथ्वी और अन्य ग्रह चारों तरफ उसके चक्कर लगाते हैं, पर हमारी थ्योरी को नहीं माना गया है और कॉपरनिकस की थ्योरी, यही थ्योरी को माना गया है। ठीक, तो जो सन है, ठीक है, सन की जो ये बीच वाली रेज है, बीच वाली रेस समझ लेना, एकदम सेंटर वाली रेस, ये पूरा 12 महीना 12 मंथ ये कहां पर पड़ती है, इस 0 डिग्री में पड़ती है, ये 0 डिग्री वाले लाइंस पर पड़ती है। ठीक है, 0 डिग्री लाइंस पर 12 महीना पड़ती है। तो आप एक बात इसको समझ लेना कि अगर ये आपका सन रे, ये सन है, तो सन सिर्फ इस तरीके से नहीं होता, ये कभी इधर होता है, ये कभी इधर होता है।
इस तरीके से, ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे, ठीक है। जब ये नीचे, भारत कहां पर मौजूद है, यहां पर मौजूद है, ये मान लो भारत है, ठीक है। जब सन नीचे होगा तो ज्यादातर इसकी जो सन रेज होंगी, लाइट, सनलाइट्स होंगी, ठीक है, वो किधर जाएंगी, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाएंगी। दक्षिणी गोलार्ध में जाने के कारण क्या होगा, इसकी जो ऊपर की जो इसकी भाई मतलब तेजी होगी, किसमें, सूर्य में, वो पूरी तरीके से ऊपर नहीं आ पाएगी, और ऊपर में माहौल मतलब मौसम रहेगा कौन सा, ठंड का मौसम रहेगा, जैसा अभी हमारे यहाँ चल रहा है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं सूर्य का दक्षिणायन होना, ठीक है। यानी कि जो सूर्य है वो अभी किस तरफ मुड़ा हुआ है, दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ मुड़ा हुआ है, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ। कुछ समय बाद यही सूर्य बीच में आएगा, फिर बीच से कहां जाएगा, ऊपर आएगा, तो ऊपर गर्मी रहेगी और नीचे ठंड हो जाएगी, क्योंकि सूर्य की रोशनी अब नीचे नहीं ऊपर की तरफ जा रही है। तो ऐसा यही होता है हमारा मौसम परिवर्तन, जब सूर्य क्या नाम है, उत्तर की तरफ जाता है और एक बार दक्षिण की तरफ जाता है। वैसे सूर्य कहीं नहीं जाता, सूर्य कहीं नहीं जाता, सूर्य स्थिर है, हम चारों तरफ घूम रहे हैं किसके, सूर्य के। बट हम अभी ये मान लेते हैं कि जो सूर्य है वो क्या हो रहा है, ऊपर और नीचे दो बार ऐसे होता है, ठीक है। इसी को कहते हैं मौसम का परिवर्तन। तो जैसा मौसम उत्तरी गोलार्ध में होगा, जस्ट इसका अपोजिट मौसम कहां पर होगा, दक्षिणी गोलार्ध में होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, ठीक है। अगर यहां पर ठंडी है तो यहां गर्मी होगी। मान लो जैसे यहां पर इंडिया है, यहां ठंडी चल रही है, तो नीचे में आपको ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी चल रही है। ऑस्ट्रेलिया में ठंडी आएगी तो हमारे यहाँ पर गर्मी आएगी, ठीक है। ये प्रश्न कभी भी आपको कंडीशंस देके पूछा जा सकता है। वर्तमान में भारत में ठंड का मौसम है, इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में या ऑस्ट्रेलिया देश में कौन सा मौसम चल रहा होगा, गर्मी चल रही होगी, ठीक। तो अभी आप ये समझ लो कि ये सूर्य थोड़ा सा नीचे तरफ है और यहाँ पर हमारे पास ठंड पड़ रही है। बट ये ऊपर और नीचे दोनों होने की कंडीशंस में, ये ऊपर या ये नीचे दोनों होने की कंडीशन में, जो इसका मिडिल पोर्शन वाला लाइंस होता है, मिडिल पोर्शन वाला सन रेज होता है, वो सन रेज सीधा कहां पर जाता है, और ये सेंटर से कभी नहीं हटता। यानी कि कुल मिला के बात यही हुई कि जो हमारा 0 डिग्री लाइंस है, ठीक है, पृथ्वी पर मौजूद कोई भी घटना अगर घट रही है, भौगोलिक घटना, जैसे आपका तूफान आना, ठीक है, आपकी जल धाराओं का बहना, ठीक है, ये सभी चीज जो है ये होती है सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री के कारण होती है। साइक्लोन्स परिवर्तन जो होते हैं कोई मिलाकर वो आते कहां से हैं, 0 डिग्री में आते हैं, ठीक। तो सूर्य के ऊपर उत्तरायण और दक्षिणायन होने की दोनों की कंडीशन में एक कंडीशन कॉमन हो जाती है कि जो सूर्य की जो बीचों बीच वाली रोशनी होती है वो 12 महीना कहाँ पड़ती है, यहाँ, और जितना सूर्य की रोशनी कहीं पर पड़ेगी वो क्षेत्र उतना ही गर्म हो जाएगा। थैंक यू मनीष। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस में जो ये 0 डिग्री है वो 12 महीना क्या लेता है, सन रेज को अपने पास लेता है। इस कारण ये जो 0 डिग्री है ये क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और देखिए कोई चीज जब जितनी भी जब कोई चीज गर्म होती है या कोई स्थल जब गर्म होता है तो वहां पर क्या होती है, जो हवाएं होती हैं वो ऊपर उठना शुरू हो जाती है, ऊपर धुएं की तरह उठना शुरू हो जाती है, और वो बहुत ज्यादा हल्की हो जाती है इसलिए जल्दी उठती है, बहुत ज़्यादा हल्की हो जाती है इसलिए जल्दी उठ जाती है। जैसे अगर आप एक जगह पर बहुत ठंडा बर्फ रख दो और कहीं बाजू में
आप जैसे हवन रख दीजिए, ठीक है, गोबर को उपला कंडा जला दीजिए, तो आपको ज्यादातर जो धुआं दिखेगा जल्दी उठता हुआ वो आपको किसका दिखेगा, जो गर्म है, गर्म है यानी कि आपका कंडा का जो धुआं है वो ज्यादा दिखाई देगा। कारण ये है कि वो धधक रहा है और उससे गर्म हवा जो निकल रही है वो उसको वो बहुत ज्यादा लाइट है, और जो बर्फ वाली जो धुएं होंगी वो क्या होंगी, थोड़ी सी भारी होंगी, ठीक है, उन पे हाई प्रेशर्स होंगे, इसीलिए वो ज्यादातर ऊपर नहीं आ पाती है। तो जब पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी 12 महीना पड़ती है एक ही जगह पर 0 डिग्री पर, तो यहाँ की हवाएं क्या होंगी, ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएंगी, ऊपर की ओर इस तरीके से उठना शुरू हो जाती है, ठीक है। ऊपर, और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा क्या, मतलब हवाओं की दिशा जो परिवर्तन होती है हमारी, वो 0 डिग्री के आसपास ही होती है, और सारी घटनाएं फिर 0 डिग्री से चालू हो जाती है, ठीक। वैसे जो आपकी ये जो विंड बेल्ट्स होती हैं, ठीक है, वायुदाब पेटियां होती है, वो चैप्टर हम मानसून में पढ़ेंगे। बट आपको एक बेसिक चीज यहाँ पर मैं बता रहा था कि 0 डिग्री का काम क्या होता है। 0 डिग्री पर मौजूद जो भी भौगोलिक घटनाएं होती हैं वो वहाँ पर मौसम क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक। इसके ऊपर और नीचे जो पृथ्वी दो बराबर भागों में बटी हुई है और स्फेयर गोली होता है, ठीक। इसके ऊपर ये जो नॉर्थ पोल है इसको हम मानते हैं 90 डिग्री, इसको मानते हैं 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि विषुवत रेखा के नीचे 90 लाइंस बनी है और विषुवत रेखा के ऊपर 90 लाइंस बनी है, तो 90 और 90 कितने हुए, 180, 180 प्लस अगर हम इस लाइन को मिला दें विषुवत रेखा को, तो ये हो जाती है टोटल 181 लाइंस। तो पृथ्वी पर कितने अक्षांश रेखा मौजूद हैं, तो पृथ्वी पर कुल मिला के 181 अक्षांश रेखा मौजूद है। वो इक्वेटर, बट इक्वेटर को अक्षांश रेखा, भाई अक्षांश रेखा क्या होती है, जो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन से उसी को क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा कहा जाता है, ठीक है। बट 0 डिग्री क्या है, आप समझ लो एक बेस लाइन या आधार रेखा है, तो हम इसको अक्षांश रेखा में नहीं मानते। तो ऊपर 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री, टोटल कितने होते हैं 180 अक्षांश रेखा। बट इसमें हम एक भी ऐड करते हैं क्योंकि ये खुद एक हॉरिजॉन्टल लाइन अक्षांश रेखा में माना भी जाता है। दोनों कंडीशंस हमारे पास होती है, ठीक है। तो इस प्रकार 181 क्या है हमारे पास अक्षांश रेखा पृथ्वी पर मौजूद है। बट इसमें हमको पूरी 181 लाइंस नहीं पढ़नी, हमको यहाँ पर पढ़ना है सिर्फ 2 लाइंस, 2-3 लाइंस पढ़नी। जैसे पृथ्वी के उत्तर की ओर मौजूद यही इसके पैरेलल चलते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइंस खिंचाती है, ये इस तरीके से जो भारत के 8 राज्यों को काटते हुए भारत के बीचों बीच से भारत को भी 2 भाग में बांट देती है। एक वो लाइंस जो 0 डिग्री के उत्तर की ओर 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर मौजूद है, इसे हम कहते हैं क्या, कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। ठीक, इसी 0 डिग्री इक्वेटर या भूमध्य रेखा या मेडिटेरियन लाइन, इसके दक्षिण की तरफ भी यहाँ पर एक लाइन मौजूद है जो 23.5 डिग्री, अब साउथ की तरफ है तो हम इसको साउथ लिखेंगे, नॉर्थ की तरफ होगा तो नॉर्थ लिखेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, है मकर रेखा कहते हैं, ठीक। भारत जो है इसके बीचों बीच में मौजूद है, किसके, कर्क रेखा के, इसे कहते हैं मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
ठीक, तो देखो पृथ्वी पर हमने 0 डिग्री किधर से माना है, यहां से माना है, हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे से माना है। तो अगर हमको भारत का लोकेशन जानना है तो पहले नीचे जाना पड़ेगा यहां से। भाई इधर तो जा नहीं सकते क्योंकि इधर भारत मौजूद नहीं है, भारत किधर मौजूद है, उत्तरी गोलार्ध में मौजूद है। तो हम यहाँ 0 डिग्री होगा तो यहाँ पर 1 डिग्री होगा, फिर 2 3 4 5 6 7 और फिर आएगा आपका ये 8 डिग्री। ठीक है, तो जब हम 0 डिग्री से भारत की ओर ऊपर की ओर जाएंगे तो ये देखो 23 डिग्री भारत को बीचों बीच से काटता है, 23.5 डिग्री बीचों बीच से काटता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से गुजरता है, कुल मिला के 8 राज्यों से गुजरता है। हमको पूछता है, ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो जब हम 0 डिग्री से ऊपर की जाएंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री आएगा। तो जब हम भारत के सबसे यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा 8 डिग्री 4 मिनट। पर देखो हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, उत्तर की तरफ जा रहे हैं, 0 डिग्री से हम उत्तर की ओर जा रहे हैं, इसलिए हम साथ में लगाएंगे नॉर्थ। ठीक, भारत के नीचे का भाग देखना है तो नीचे के भाग देखने हॉरिजॉन्टल लाइन से जाना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन से हम ऊपर की ओर आ रहे हैं तो हमने क्या लिखा, ऊपर की ओर जाते समय नॉर्थ लिखा। अगर इधर जाते तो हम साउथ लिखते, पर भारत नीचे तो मौजूद नहीं, इधर मौजूद है, इसलिए हम लोग क्या लिखे, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लिखे। और ऊपर जाओगे फिर 23.5 डिग्री आएगा, या 23.5 डिग्री नॉर्थ आया। इसके बाद और ऊपर जाते जाओगे तो ऊपर में सबसे भारत के ऊपर जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर के पास पड़ेगा आपका 37 डिग्री 6 मिनट, फिर से नॉर्थ, क्योंकि अभी भी हम नॉर्थ में ही जा रहे हैं। ठीक है, तो भारत का हमको मिल गया अक्षांश रेखा, अक्षांशीय विस्तार मिल गया। तो देखो भारत का अक्षांशीय विस्तार होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, पर ऐसे बोलते नहीं है। ठीक, क्योंकि जहां पर हमारा भारत के सबसे ये लास्ट पॉइंट में ये जो हमारा पॉइंट मिला, इसे हम कहते हैं ये यहाँ पर मिलेगा, ये अंडमान निकोबार, ये द ग्रेट निकोबार के पीछे इंदिरा पॉइंट। अभी एग्जाम में पूछा था इंदिरा पॉइंट कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, द ग्रेट निकोबार में, तो ये होगा हमारा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और यहां सबसे ऊपर में मौजूद होगा हमारा इंदिरा कॉल। ठीक, वर्तमान में जो इंदिरा पॉइंट है ये 2004 में आई सुनामी में डूब चुका है, डूब चुका है। ठीक है, बट तब भी हम लोग अपने बुक में नोट्स में किसको मानते हैं, इंदिरा पॉइंट को मानते हैं। ठीक, तो ये था भारत का अक्षांशीय विस्तार, यानी कि भारत जो है वो नीचे में इंदिरा पॉइंट। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए, तो आप लिखेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर इंदिरा पॉइंट से लेकर उत्तर की ओर 37 डिग्री 6 मिनट इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देशांतरी रेखा पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके प्रभाव को देखेंगे। थैंक यू।